हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, लखनऊ यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डिमांड पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज़ को मैंने प्रिपेयर कराने की कोशिश करी है, कुछ एमसीक्यूज़ और वन लाइनर्स की हेल्प से। ठीक है, तो गाइस फिलहाल आपके लिए ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसके आगे भी मैं कोशिश करूंगा आपको और पार्ट्स में भी कुछ एक एमसीक्यूज़ ज़रूर मैं प्रोवाइड कर सकूं। हालांकि इसमें मैं आपसे कुछ 25-26 पॉइंट्स की बात करूंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा आपके काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कराने की। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी के अंदर से, बस उनकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज ट्विस्ट हो सकती है, चेंज हो सकती है, बाकी कंटेंट ऑलमोस्ट सारा सेम रहेगा। तो आप ही लोग के लिए एफर्ट्स मैंने किए हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो की। एंड हाँ, वन मोर थिंग फ्रेंड्स, जो लोग भी इंस्टाग्राम पे हैं और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मैं अपने इसी नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है दिव्यांश निशित, इसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, राइट। तो वहाँ पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। एंड चलिए अब सबसे पहले हम लोग अपना पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट को ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट पे मैंने कुछ एक डेफिनेशंस ली हैं कि ये डेफिनेशंस किसने कही हैं, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि बीएड का जो एग्ज़ाम है ये मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा, तो इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे बाकायदा डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं, देखिए कि ये डेफिनेशंस किसने कही हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो चलिए, पहला दिया हुआ है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क की रचना ही शिक्षा है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये है अरस्तु का। ठीक है। नंबर 2, दैट इज व्यक्ति के अंदर नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, नहीं की जगह इसको आप कर लीजिएगा निहित। ठीक है, निहित, व्यक्ति के अंदर निहित पूर्णतया का उद्घाटन ही शिक्षा है। ये किसने कहा है? ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ठीक बात है। नंबर 3 पॉइंट, दैट इज शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूपों को प्रस्फुटित कर दे। ये किसने कहा है? ये कहा है महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसको बस ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी ने इन 3 चीज़ों पे मेन जोर दिया है, शरीर, मन और आत्मा, तीनों के सर्वोत्कृष्ट विकास के लिए आप कह लीजिए, या रूपों को प्रस्फुटित करने के लिए। ठीक है, यानी शरीर, मन, आत्मा की जहाँ पर भी बात आएगी तो महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट, दैट इज साधारण अर्थ में। अब यहाँ पर जब आप बात करेंगे शैक्षिक तकनीकी की, तो आपसे तकनीकी का अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो तकनीकी का साधारण अर्थ क्या हो सकता है? तो तकनीकी का तात्पर्य है कार्यों में मशीनों के प्रयोग से। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी वही तो हो गया ना, कि किसी भी काम को करने के लिए हम किन मशीन्स को यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साधारण अर्थ में तकनीकी से तात्पर्य। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नवीन विचारधारा के रूप में शैक्षिक तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्दावली का ज्ञान सर्वप्रथम व्रेनमोर जोन्स, इनको ध्यान रखिएगा, व्रेनमोर जोन्स के प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट से हुआ। ठीक है ना, अगर ये पूछा जाता है कि नवीन विचारधारा के रूप में शैक्षिक तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी शब्दावली का ज्ञान सर्वप्रथम किन की रिपोर्ट से हुआ यानी किन के प्रतिवेदन से हुआ, तो व्रेनमोर जोन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज शिक्षण मशीन का प्रयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शिक्षण मशीन है इसका सर्वप्रथम प्रयोग यानी सबसे पहले इसको किसने प्रयोग में लाया था? तो ये थे अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सिडनी प्रेसी। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, सिडनी प्रेसी ने। और कब किया था इसका उपयोग? किया था 1926 में। ठीक है, 1926 में। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज अभिक्रमित अनुदेशन नामक प्रणाली का सूत्रपात। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। अभिक्रमित अनुदेशन, इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका सूत्रपात किसने किया? तो इसका सूत्रपात किया बीएफ स्किनर ने। ठीक है, तो इन कुछ एक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, दैट इज काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। एसोसिएशन फॉर सुपरविजन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? ध्यान से समझिए, एसोसिएशन फॉर सुपरविजन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ASCD की स्थापना कब हुई और कहाँ की गई? तो 1964 में। और कहाँ की गई? अमेरिका में। ठीक है, तो इसमें आपसे ईयर भी पूछ सकता है, इसमें आपसे प्लेस भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आ जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी NCET की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसकी स्थापना 1966 में। कहाँ की गई? अमेरिका में ही। ठीक है, तो यानी ASCD और NCET इन दोनों की स्थापना कहाँ पर हुई है? अमेरिका में हुई है। और पहले किसकी हुई है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, ए पहले आएगा अल्फ़ाबेट में और एन बाद में आएगा, इसलिए इसकी स्थापना ASCD की पहले हुई है। कब हुई है? 1964 में। उसके ठीक 2 साल बाद हुई है NCET की, दैट इज 1966। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन।
इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग IAPL की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1965 में, ठीक है। तो यानी 1964 में ASCD आता है, देन उसके बाद 1965 में आ जाता है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम लर्निंग यानी IAPL। तो इसको देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही है, ASCD, A के बाद I आ गया IAPL एंड देन N आ गया NCET, ठीक है। तो 64, 65, 66 आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, 11th पॉइंट दैट इज भारत में दृश्य श्रव्य संबंधित, दृश्य श्रव्य क्या हो गया? ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जो भी चीज़ें होती हैं, शैक्षिक तकनीकी का वास्तविक सूत्रपात कब से हुआ या कब से माना जाता है? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यानी 4th 5 ईयर प्लान से, जो किस सन में आई थी? दैट इज 1972। तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर शैक्षिक तकनीकी में पूछ लिया जाता है दृश्य श्रव्य संबंधित तकनीकी का सूत्रपात कब हुआ, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। कहाँ पर? ये इंडिया में बात हो रही है, ठीक है ना, 1972। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं 12th नंबर पॉइंट, दैट इज नई शिक्षा नीति। ये नई शिक्षा नीति ये रिसेंट वाली नहीं है, ये 1986 वाली है, ठीक है ना। कि घोषणा किसके द्वारा और कब की गई थी? तो 1986 में किसके द्वारा? जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं राजीव गांधी, उनके द्वारा 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है शैक्षिक तकनीकी को व्यावहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है जैकोटा ब्लूबर ने, ठीक है ना, जैकोटा ब्लूबर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है दैट इज 14 नंबर, मनुष्य के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुप्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। देखिए यहाँ पर अब जो नई डेफिनेशंस आ गई हैं ये आ गई हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, यानी शैक्षिक तकनीकी पे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि शैक्षिक तकनीकी की ये डेफिनेशंस किसने दी हैं। तो मनुष्य के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुप्रयोग को शिक्षण तकनीकी कहते हैं। ये किसने कहा है? रॉबर्ट ए कॉक्स ने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। ये किसने कहा है? ये कहा है SS कुलकर्णी ने, ठीक है ना। यानी तकनीकी और विज्ञान के आविष्कारों और नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग, ठीक है, इसी को बोलते हैं शैक्षिक तकनीकी। ये कहा है SS कुलकर्णी ने, ठीक बात है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ ET मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो इसके जब स्कोप की बात करी जाएगी तो 4 क्षेत्र इसके माने जाते हैं। पहला, सीखने के सिद्धांतों का निर्माण करती है यानी लर्निंग प्रिंसिपल्स को डेवलप करती है। दूसरा, सीखने की प्रक्रिया का विकास करती है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, राइट। तो मतलब एजुकेशन को यानी टीचिंग को बहुत ही ईजी और इफेक्टिव बनाने में जो शैक्षिक तकनीकी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इसका एक और शैक्षिक तकनीकी का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिन लोगों ने भी ना देखा हो वो लोग वहाँ देख लीजिए, आपको शैक्षिक तकनीकी के बारे में बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है तीसरा पॉइंट दैट इज शिक्षण नीतियों व व्यूह रचनाओं का निर्माण करती है यानी एजुकेशन पॉलिसीज बनाती है एंड स्ट्रैटेजी कंपोजिशंस भी करती है, ठीक है। क्या? शैक्षिक तकनीकी। डी पॉइंट है दैट इज शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करती है, तो इंप्रूवमेंट इन टीचिंग प्रोसीजर्स, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा जाता है दैट इज 17th नंबर, शैक्षिक तकनीकी के रूप या उपागम यानी टाइप्स एंड अप्रोचेज ऑफ ET यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो इसमें कितनी अप्रोचेज इस्तेमाल की जाती हैं? तो पहली है कठोर उपागम, दूसरी है कोमल उपागम और तीसरी है प्रणाली विश्लेषण उपागम, ठीक है ना। यानी हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच एंड सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 रूप हो गए शैक्षिक तकनीकी के। अब इनको भी समझना ज़रूरी है, तो चलिए इसके आगे देख लेते हैं। कठोर उपागम की जब हम बात करते हैं हार्डवेयर अप्रोच, तो इसमें क्या वन लाइनर्स और क्या आपके मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कि सबसे पहली चीज़ कठोर उपागम यानी हार्डवेयर। अच्छा मैं आपको एक चीज़ लगे हाथ बता देता हूँ, जैसे आप में बहुत सारे लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी मैं बता देता हूँ। कंप्यूटर में ही हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ते हैं। तो हार्डवेयर बेसिकली वो सारी चीज़ें होंगी जिनको हम लोग देख सकते हैं, जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, राइट। और सॉफ्टवेयर वो सारी चीज़ें होंगी जिनको हम आँखों से देख नहीं सकते हैं और उनको हम छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली पूरा जो प्रोसेस है वो होता सॉफ्टवेयर से ही है। किन पे होता है? हार्डवेयर पे होता है। तो यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। अब उसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच को लेके आया गया है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। तो इसको देख लीजिए ज़रा क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ जब कठोर उपागम की बात करते हैं तो शिक्षा अधिगम यानी एजुकेशनल लर्निंग के कार्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए यंत्रीकरण, ध्यान से देखिएगा, यंत्रीकरण युक्त सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर हम कोई भी मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के यंत्र का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये बेसिकली किस में होता है? ये होता है कठोर उपागम जो हार्डवेयर है, राइट। जैसे कंप्यूटर में बात करें तो मॉनिटर होता है हार्डवेयर,
माउस होता है हार्डवेयर, कीबोर्ड होता है हार्डवेयर। इसी तरीके से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो भी यंत्र हम एजुकेशन को इम्प्रूव करने में यूज़ करेंगे वो सारे किस में आएंगे, कठोर उपागम यानी हार्डवेयर अप्रोच में। ठीक है, अब इसके मैं एग्जांपल्स भी आपको दूंगा। नेक्स्ट है, कठोर उपागम को कई नामों से जाना जाता है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। यंत्रीकरण तकनीकी यानी मैकेनाइज्ड टेक्नोलॉजी, दृश्य श्रव्य तकनीकी यानी ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी आदि। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है भौतिक विज्ञान तथा अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग इस तकनीकी के उद्गम स्रोत है। तो ऑब्वियसली जब हार्डवेयर अप्रोच की बात करी जा रही है, इसमें हमें यंत्रों का इस्तेमाल करना है, तो ऑब्वियसली यंत्रों का इस्तेमाल अगर करेंगे तो भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज कोमल उपागम। कोमल उपागम को देख लीजिए, यही हो गया सॉफ्टवेयर अप्रोच। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है ना। अब जैसे आपको अगर कोई भी सिस्टम दे दिया जाए तो सिस्टम में आप विंडोज़ डलवाते हो, ठीक है ना। बिना विंडोज़ डलवाए या विंडोज़ है, लाइनेक्स है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, इनको आपको डलवाना पड़ता है। इनके बिना आप कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो मतलब हार्डवेयर आपके पास मौजूद था, लेकिन विदाउट सॉफ्टवेयर आप हार्डवेयर का कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन द सेम वे जब यहाँ पर बात होती है तो कोमल उपागम वो सारे हो गए, जैसे कठोर उपागम में वो सारे यंत्र आ गए जिनका भी इस्तेमाल हम एजुकेशन में करते हैं, और कोमल उपागम में वहीं पर यूज़ होता है मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होता है क्या, कोमल उपागम। ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो मनोविज्ञान से रिलेटेड होती हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती हैं। यहाँ पर यंत्रों को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को महत्व दिया जाता है। यानी शिक्षा क्या देनी है, कंटेंट क्या होना चाहिए, किस तरह से देनी है, उसके मेथड्स क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं कोमल उपागम में। बात समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट आ जाता है कठोर उपागम का पूरक है। इसका मतलब और अच्छे से समझेंगे, बिना कोमल उपागम के कठोर उपागम का प्रयोग असंभव है। जिस प्रकार टेलीविज़न एक कठोर उपागम है, ठीक है ना, यानी टेलीविज़न अगर हमारे सामने रख दिया जाए और उसमें कार्यक्रम ना चले तो उस टेलीविज़न का कोई इस्तेमाल है नहीं। कार्यक्रम है तो कार्यक्रम को बनाना पड़ेगा ना, शूट करना पड़ेगा और व्यवस्थित भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, उसकी पूरी एक प्रॉपर रूपरेखा होगी, उसका पूरा एक उसकी पूरी स्क्रिप्ट होती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें आती हैं कोमल उपागम के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इसके माध्यम से नवीन विशिष्ट शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों एवं व्यूह रचनाओं का निर्माण और विकास भी किया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो बेसिकली यहाँ पर ये वन लाइनर्स में ही मैंने कुछ एक चीज़ें कवर कराने की कोशिश करी है, जिससे आपको अगर आपके सामने कोई MCQ आएंगे भी तो MCQs बहुत आसानी से आप क्लिक कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा, कई अन्य नामों से इसको जाना जाता है। कौन से? नर्म उपागम, यंत्र उपागम, अनुदेशन उपागम इत्यादि। ठीक है ना, इन नामों से भी इसको जाना जाता है कोमल उपागम को। नेक्स्ट आ जाता है कोमल उपागम के अंतर्गत चित्र, फिल्म पट्टियाँ, जो फिल्म स्लाइड्स होती हैं ना, जिनके जैसे प्रोजेक्टर्स वगैरह में लगा के देखे जाते थे पुराने टाइम में फिल्म्स, तो उस तरह से फिर स्लाइड, नक्शे, प्रतिमान यानी मॉडल्स आदि को सम्मिलित किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप। मतलब ये सारे जो चित्र होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, ये सारा दिमाग का खेल है ना, कि किस तरीके से हमें कैसे चीज़ें बनानी है जिससे एक एजुकेशन, इफेक्टिव एजुकेशन हो सके। अब यहाँ पर आपके लिए मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स भी लाने की कोशिश करी है। तो देखिए, जब कठोर उपागम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर श्रव्य यानी ऑडियो फॉर्मेट में जो भी आपके पास उपागम है यानी अप्रोचेज हैं वो क्या होती हैं। जैसे रेडियो है, केवल ऑडियो होता है। ऑडियो का मतलब जिसमें केवल आवाज़ आती है। ट्रांजिस्टर है, केवल आवाज़ आती है। टेप रिकॉर्डर में केवल आवाज़ आती है। शिक्षण मशीन में भी केवल आवाज़ आती है। ये हो गए ऑडियो अप्रोचेज। ठीक है, दृश्य उपागम क्या हो गया, यानी विजुअल, इसको अपन लोग बोलते हैं विजुअल अप्रोच। ठीक है, विजुअल अप्रोचेज में क्या आ गया, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में हमें दिखाई देता है। एपिडायस्कोप, ये भी दृश्य उपागम में आता है। फिल्म स्ट्रिप्स भी, इनके थ्रू भी हमें चलचित्र वगैरह सब दिखाई देते हैं। स्लाइड्स के थ्रू भी हमें दिखाई देता है। एंड कंप्यूटर भी हमारा दृश्य उपागम में ही आ जाता है। ठीक है ना, यानी ऑडियो में केवल आवाज़ है और विजुअल में केवल और केवल चित्र है, यानी हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। तीसरा आ जाता है दैट इज दृश्य श्रव्य, यानी ऑडियो विजुअल इसको बोलते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको अगर मैं बताऊं तो आप जो ये वीडियो इस समय देख रहे हो, इसमें आपको चीज़ें दिख भी रही हैं और मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही है। ठीक है ना, तो यही हो गया दृश्य श्रव्य उपागम। जैसे अगर कोई भी हम लोग मूवी देखते हैं तो मूवी देखने में हमारे सामने बाकायदा स्क्रीन पे पिक्चर्स भी बदलती हैं, डायलॉग्स भी होते हैं, लोग बोलते भी हैं, तो इसलिए हमारे दिमाग में मूवीज़ बहुत आसानी से स्टोर हो जाती हैं, है ना। तो उसका आप देख सकते हैं एग्जाम्पल फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो टेप, राइट। और लेटेस्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया दैट इज़ यूट्यूब। ठीक है, तो आई होप कठोर उपागम आपको समझ में आया होगा कितने तरह का है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कोमल उपागम के कुछ एक जो एग्जांपल्स हैं। तो इसमें क्या हो गया, सॉफ्टवेयर्स में देखिए, ग्राफिक्स,
चार्ट, ग्राफ, मानचित्र, पोस्टर्स एंड बुक्स यानी पुस्तकें, ठीक है, ये हो गया ग्राफिक्स के अंदर। फिर आता है प्रदर्शन। प्रदर्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई, चौक, फ्लैनल बोर्ड कार्ड, बुलेटिन बोर्ड सूचना, आरेख तथा चित्र। फिर आता है त्रिआयामी। त्रिआयामी को जिसको हम लोग बोलते हैं 3 डायमेंशनल, ठीक है ना, 3 डायमेंशनल, या इसको एक और बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, तो प्रतिमान यानी मॉडल्स। कोई भी चीज़ है तो उसका अगर हमें मॉडल सामने दिख रहा है तो त्रिआयामी होगा, यानी हम उसे पकड़ भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आ गया वास्तविक पदार्थ, यानी किसी भी चीज़ की अगर मैं बात करूं, एक पेन की बात करूं तो वो पेन मेरे सामने मौजूद है, ठीक है, तो ये त्रिआयामी है जिसको हम देख भी सकते हैं, हम पकड़ भी सकते हैं, उसके हर एक आयाम को हम देख सकते हैं आसानी से। तो ये बेसिकली हो गया हमारे कोमल उपागम यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच में, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है तीसरा हमारा, दैट इज प्रणाली विश्लेषण उपागम यानी सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। इसको क्या कहते हैं, इसके डिटेल क्या है वो भी देख लीजिएगा। इस प्रणाली के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण किया जाता है और प्रभावशाली तथा संतुलित समाधान निकाला जाता है। मतलब सिर्फ इतना हो गया कि हार्डवेयर हमको क्या चीज़ दे रहा था, हार्डवेयर में हम कुछ किसी ना किसी हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, मीडियम का इस्तेमाल कर रहे थे एजुकेशन में, सॉफ्टवेयर में कि हमें किन चीज़ों का यानी किस कंटेंट का हमें इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना है, किन विधियों से करना है, ठीक है ना। और जो प्रणाली विश्लेषण है यानी सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, इसमें क्या है, जो भी शैक्षिक प्रशासन यानी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनका वैज्ञानिक पद्धति से विश्लेषण यानी एनालिसिस किया जाता है, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से, और उसका फिर समाधान यानी उसका सोल्यूशन निकाला जाता है जो इफेक्टिव भी हो और बैलेंस्ड भी हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रणाली विश्लेषण उपागम है, इस सिस्टम एनालिसिस अप्रोच को इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षा के नियोजन, संगठन, संचालन और मूल्यांकन करने में बहुत सहायता मिलती है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आपसे सीधे जो एमसीक्यू बन सकता है वो आपसे इनके बीच में डिफरेंस को लेके बन सकता है, या हो सकता है किसी एक उपागम की विशेषता दे दी गई और आपसे पूछ लिया गया किस उपागम के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है, सॉफ्टवेयर अप्रोच में क्या होता है और सिस्टम एनालिसिस अप्रोच में क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इन चीज़ों को आपको ऐसे समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। तो अगेन एक बार रिपीट करता हूँ, इसके द्वारा शिक्षा के नियोजन, नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइज करना, एजुकेशन को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, संचालन किस तरह से चलाना है, और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन करने में बहुत सहायता मिलती है, ठीक है, किसके थ्रू, प्रणाली विश्लेषण उपागम यानी सिस्टम एनालिसिस अप्रोच के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, दैट इज प्रणाली विश्लेषण उपागम कोमल व कठोर। यहाँ पर उपागम कर लीजिएगा, कोमल व कठोर उपागम, उपागमों में संतुलन व समन्वय स्थापित करके दोनों के मध्य एक स्वाभाविक संबंध बनाते हैं। बात समझ में आती है, यानी जो कोमल और कठोर हमने उपागम पढ़े हुए हैं यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अप्रोच, तो उनके बीच में एक बैलेंस जो एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं वो कौन करते हैं, प्रणाली विश्लेषण उपागम, ठीक है। तो यानी कोमल और कठोर उपागम के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रणाली विश्लेषण उपागम, ठीक है ना। हार्डवेयर मौजूद है, सॉफ्टवेयर मौजूद है, किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, ये हमको बताता है प्रणाली विश्लेषण उपागम, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, यानी यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ ईटी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 4 प्रकार होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहला हो गया टीचिंग टेक्नोलॉजी, दूसरा हो गया बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, तीसरा हो गया इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और चौथा हो गया इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ठीक है। शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और अनुदेशन प्रारूप, ठीक। तो ये शैक्षिक तकनीकी के प्रकार हो गए, सीधे 4 प्रकार होते हैं। आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा एक शैक्षिक तकनीकी का प्रकार नहीं है या कौन सा एक प्रकार है, तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए ध्यान में रखनी ज़रूरी है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर हम जो प्रकार पढ़े इनके प्रकार के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। शिक्षण तकनीकी को हम सबसे पहले बात करते हैं यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके प्रवर्तक किनको माना जाता है, माना जाता है डेविस, हार्वर्ड एंड मॉरिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा अधिनियम को शिक्षण प्रक्रिया में किन्हीं विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयोग को शिक्षण तकनीकी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली शिक्षण तकनीकी हो गया कि शिक्षण तकनीकी किसे कहते हैं। अब शिक्षण तकनीकी की जो डेफिनेशन है यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी की जो अलग अलग डेफिनेशन दी है, किसने क्या दी है ये देख लीजिएगा। शिक्षण तकनीकी मुख्यतः शिक्षक एवं छात्रों के बीच पारस्परिक संबंधों में सहायक क्रिया गतिविधियों की जानकारी है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच के जो संबंध हैं उनमें जो सहायक क्रिया गतिविधियां हैं उनकी जानकारी है। ये किसने कहा, ये कहा है फ्लैंडर्स ने, ठीक है ना, फ्लैंडर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लीजिए, शिक्षण तकनीकी शैक्षिक तकनीकी का अंग है जो अध्यापक को प्रभावकारी बनाकर शिक्षण प्रक्रिया को अत्यधिक समृद्धशाली बनाती है। स्किनर ने कहा है ये चीज़।
यानी सीधी सी बात कि शिक्षण तकनीकी यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ही एक अंग है, बिल्कुल है, जिसमें स्किनर ने बात करी है टीचर की, कि टीचर को इतना प्रभावकारी बना देता है ये टीचिंग टेक्नोलॉजी, जिससे जो टीचिंग प्रोसेस है यानी शिक्षण प्रक्रिया है ये बहुत ही समृद्धशाली बन जाती है, बहुत इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, ओके। सेकंड पॉइंट आ जाता है दैट इज हमारा व्यवहार तकनीकी यानी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, इसके प्रवर्तक माना जाता है BF स्किनर एंड फ्लैंडर्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज शिक्षक व्यवहार में सुधार एवं परिवर्तन में प्रयोग ज्ञान को व्यवहारिक तकनीकी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यानी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी किसके लिए है, बेसिकली ये शिक्षक व्यवहार के लिए यानी ये टीचर के लिए है। शिक्षक व्यवहार में सुधार एवं परिवर्तन में प्रयोग और ज्ञान को व्यवहारिक तकनीकी की संज्ञा दी गई है, यानी टीचर की ही यहाँ पर बात करी जा रही है किसमें, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब इसके अन्य नाम से जाना जाता है, इसको अन्य नाम क्या हो गया, प्रशिक्षण तकनीकी, यानी व्यवहार तकनीकी को एक अन्य नाम से जाना जाता है प्रशिक्षण तकनीकी। ठीक है, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं दैट इज अनुदेशन तकनीकी, यानी इसको बोलते हैं अपन लोग इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके प्रवर्तक इसको माना गया है ग्लेशियर, ट्रेसी, गिलबर्ट। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जो हमें शिक्षण सामग्री तथा अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री के सही उपयोगों के विषय में सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्रदान करती है। क्या, अनुदेशन तकनीकी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है इस तकनीकी का प्रयोग कक्षा में व कक्षा के बाहर वैयक्तिक रूप से किया जा सकता है। अभी इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक के बिना भी संचालित की जा सकती है। यह छात्रों को उनकी आवश्यकता और गति के अनुसार पढ़ने का अधिकार देती है। दोस्तों देखिए, इसका भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब से ही समझिएगा। यानी क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मेरा ये वीडियो है, ठीक है, अब आपको अगर इस वीडियो को पढ़ना है या इस वीडियो को समझना है तो इसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। एक मैंने कंटेंट तैयार करके डाल दिया है, आप इस वीडियो को जैसे भी जब भी अपनी सुविधा अनुसार फ्री होते हैं, आपका मूड होता है पढ़ने का, आप उस समय चलाकर देख सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पर कहा गया इस तकनीकी का प्रयोग कक्षा में व कक्षा के बाहर कहीं पर भी किया जा सकता है, यानी व्यक्तिगत तौर पर जिस तरीके से आप जिस समय आप चाहें उस समय पर। ठीक है, और इसमें क्या हो सकता है, टीचिंग मटेरियल, शिक्षण सामग्री या अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दृश्य श्रव्य सामग्री अभी मैंने आपको बताया, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में जो भी मटेरियल होता है, जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो में आप मेरी आवाज़ भी सुन पा रहे हो और आपके सामने चीज़ें प्रेजेंट भी हैं, दिख रही हैं, राइट। तो इनका मैंने कुछ इस तरह से टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है। आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से आपका जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी साइंटिफिक हों, चाहे वो आपकी सैद्धांतिक हो यानी प्रिंसिपल बेस्ड हो, वो सारी चीज़ें आपकी आपके हिसाब से क्लियर हो जाती हैं। बस यही है बेसिकली इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके लिए किसी टीचर पर्टिकुलर की ज़रूरत नहीं होती, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा दैट इज़ अनुदेशन प्रारूप। अब ये अनुदेशन तकनीकी के बाद अनुदेशन प्रारूप यानी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, तो वही चीज़ है कि इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी में जो भी हम शिक्षण की संक्रियाएं करते हैं यानी टीचिंग ऑपरेशंस जो भी होते हैं कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो बस उन्हीं सब चीज़ों की यहाँ पर बात होती है। यानी अनुदेशन प्रारूप के अंतर्गत शिक्षण की संक्रियाएं यानी टीचिंग ऑपरेशंस जैसे पाठ्यचर्या विश्लेषण यानी करिकुलम एनालिसिस, छात्र प्रतिक्रिया का विश्लेषण, स्टूडेंट रिस्पॉन्स एनालिसिस की बच्चा कैसे उस पर रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्स करता है, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का चयन यानी टीचिंग मेथड्स की बात होती है, पृष्ठ पोषण प्रदान करने के तरीके यानी वेज टू प्रोवाइड एंडोर्समेंट एंड छात्र उपलब्धि का मूल्यांकन यानी एवैल्यूएशन। ठीक है, एवैल्यूएशन कैसे होना है, किन आधारों पे होना है, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती हैं अनुदेशन प्रारूप में। ठीक है, अनुदेशन तकनीकी अलग चीज़ है, राइट, वो है टेक्नोलॉजी, और ये है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन यानी प्रारूप। इसके अंतर्गत इन चीज़ों की बात करी जाती है कि ये चीज़ें कैसे प्रिपेयर करी जाएंगी, इनका तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी योजना और रूपरेखा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है। ठीक, अब जब अनुदेशन प्रारूप के प्रकार की बात होती है तो ये 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया आपका प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन। यहाँ पर बेसिकली आपके लिए प्रारूप जानना, इनके प्रकार जानना इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना मुझे नहीं लगता उसकी ऐसी कोई ज़रूरत है। यहाँ पर सीधे आपसे क्वेश्चन आ सकता है अनुदेशन प्रारूप के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज 3 टाइप्स। कौन कौन से हो गए भाई? प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप यानी साइबरनेटिक डिज़ाइन, और तीसरा हो गया प्रणाली उपागम दैट इज सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प अनुदेशन प्रारूप का प्रकार नहीं है, या कौन सा अनुदेशन प्रारूप का प्रकार है। तो उसके लिए आपको ये 3 विकल्प इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो कुछ एक पॉइंट्स हो गए। अब यहाँ पर कुछ एक जो 5-6 MCQs
बेस पे जो मेरे को मिले, जिनको मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश करी आपके लिए, उसको भी देख लीजिए। शिक्षा तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का तात्पर्य है मशीनों का उपयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कला तथा विज्ञान में मध्यस्थता। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, राइट। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का दायरा बहुत बड़ा है कि कला और विज्ञान के बीच में मध्यस्थता स्थापित करता है, तभी वहाँ पर हम साइंस को भी यूज़ कर पाते हैं और उससे रिलेटेड चीज़ों को भी, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दैट इज शिक्षा तकनीकी का योगदान है। दूरवर्ती शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन, शिक्षा उद्देश्य केंद्रित यानी एम सेंटर्ड एजुकेशन, शिक्षा में माध्यमों का उपयोग यानी यूज ऑफ मीडियम्स इन एजुकेशन। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ठीक है, शिक्षा तकनीकी यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजी है, तो इसमें बेसिकली योगदान है किस चीज़ में? शिक्षा में माध्यमों का उपयोग, राइट। यानी यहाँ पर हम माध्यमों का ही उपयोग करते हैं, यानी डिफरेंट मीडियम्स का। ठीक है, ओके। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है दैट इज कक्षा में संप्रेषण किया जाता है। अब संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, कैसा? वर्बल, नॉन वर्बल, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो ऑब्वियसली शाब्दिक यानी टीचर पढ़ा के भी करता है और हम फिर खुद से बुक से पढ़ के भी, शांत रह के पढ़ के भी हम सीखते हैं, राइट। यानी अशाब्दिक और शाब्दिक, वर्बल नॉन वर्बल बोथ कम्युनिकेशन होता है किसमें? क्लास में। ठीक है, तो इसका सही आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4 नंबर, शिक्षण तकनीकी का मुख्य रूप है अभिक्रमित अनुदेशन यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, शिक्षण तकनीकी यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी, व्यवहार तकनीकी दैट इज बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, उपर्युक्त सभी। तो ऑब्वियसली उपर्युक्त सभी होंगे शिक्षण तकनीकी का मुख्य रूप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, शिक्षण का मुख्य तत्व है यानी मेन एलिमेंट ऑफ टीचिंग। तो क्या है? सब्जेक्ट मैटर, कम्युनिकेशन, दोनों ही, कोई नहीं। तो ऑब्वियसली दोनों ही होंगे क्योंकि सब्जेक्ट मैटर भी इंपॉर्टेंट होता है और कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है क्लास में, राइट। तो टीचिंग के बीच में ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन दैट इज पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण का स्तर होता है। अब ये कुछ एक लेवल्स की बात हो रही है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर जो पाठ्य वस्तु है यानी सब्जेक्ट मैटर है आपका, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है उसका लेवल कैसा होना चाहिए? मेमोरी लेवल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव। तो ये तीनों ही लेवल इसमें होने चाहिए, राइट। तो गाइज आई होप ये चीज़ आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग को क्लियर हुई होगी और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा और इसके आगे भी मैं कोशिश करूँगा आप लोग को वीडियोज़ प्रोवाइड करने की। तो गाइज़ अगेन एक रिक्वेस्ट जो हर बार करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिए और जो भी लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड गाइज़ वन मोर थिंग, सभी जो बीएड सेकेंड ईयर के जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर के पेपर्स के भी वन लाइनर्स या MCQ बेस्ड वीडियोज़ ज़रूर लेके आऊँगा। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको जो भी मेरे एंड से हो सकती है उतनी हेल्प मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊँ। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। तो अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशंस, फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद।